किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जब बात आती है इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री की जहां एवरीडे लार्ज स्केल पर कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तब इसके लिए हमें एक ऐसे ट्रांसपोर्टेशन वे के बारे में सोचने की जरूरत पड़ती है जो सस्ती होने के साथ साथ लार्ज अमाउंट में फ्री ट्रांसपोर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हो और इनलैंड वाटरवेज इन सभी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है। और इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए साल 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनलैंड वाटरवेज एक्ट 2016 पास किया और इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जिसमें इंडिया के 111 रिवर्स और उनके पार्ट्स को नेशनल वाटरवेज के तौर पर डिक्लेयर किया गया और साल 2023 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट की जाने की बात की है। तो आखिर ये इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट है क्या, अब तक कितनी दूर तक ये पहुंच पाया है, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे और क्या होंगे इसके डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। अब पहले एक बेसिक चीज जान लेते हैं कि क्यों वाटरवेज इतनी जरूरी होती है। दोस्तों, हमारी अगर हिस्ट्री को हम देखें, ना सिर्फ इंडिया की लेकिन पूरी दुनिया की, तो वाटर बॉडी स्पेसिफिकली रिवर्स और समुद्र के आसपास के एरियाज हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं ट्रेड के लिए। और ये ट्रेड और कमर्शियल हब सिर्फ इसलिए बन पाए क्योंकि यहाँ पर एक नेचुरल सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मौजूद था। रिवर्स इंसानों के लिए कई सारे सदियों से एक ऐसा माध्यम निकल कर आता है जहां पर बहुत कम मेहनत के साथ में, बहुत कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़े स्केल के साथ में चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। पानी जो है वो डायरेक्शनली फ्लो करता है। यहाँ के ऊपर जो व्हीकल्स फ्लोट कर सकते हैं, इसको बनाने का क्राफ्ट इंसान जो है काफी सारे शतकों से सीख चुके हैं। जितना सामान हमारी नदियां कैरी कर सकती है उसके कंपैरिजन में जो लोग इसे ऑपरेट करने के लिए लगते हैं वो बहुत कम है। रिवर्स और वाटर बॉडी जो है हर इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन के आसपास में पहुंचती है और कई सारे फैक्टर्स को आज अगर हम देखें तो आज भी वाटर बॉडीज सबसे सस्ता, इफेक्टिव और इजीएस्ट वे निकल कर आता है ट्रांसपोर्टेशन का। इनफैक्ट आज भी दुनिया में अगर हम देखें तो जो 80% से ज्यादा इंटरनेशनल कार्गो का मूवमेंट होता है वो वाटर बॉडीज के थ्रू ही होता है, हमारे शिपिंग कंटेनर्स के थ्रू होता है। आपके घर में जितना सामान है इसके अंदर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनमें से बहुत ज्यादा सामान किसी ना किसी कंटेनर के अंदर स्टोर करने के बाद में किसी बड़े शिप के थ्रू इंटरनेशनली शिप होकर इंडिया में पहुंचा है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली क्या किया जा रहा है इस चीज का फायदा उठाने के लिए, वो हम समझते हैं और शुरुआत करते हैं थोड़ी हिस्ट्री के साथ में। साल 1986 में इंडिया में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IWAI को एस्टैब्लिश किया गया। इसे एक ऐसे नोडल एजेंसी के रूप में काम करना था जो इंडिया में होने वाले सभी इनलैंड वाटरवेज की शिपिंग, नेविगेशन और इन्हीं जैसी दूसरी बातों को रेगुलेट कर पाए। इसके साथ साथ इन वाटरवेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी इसे करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एस्टैब्लिश करने के बाद में इतने सारे सालों के बाद भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिर साल 2016 में इनलैंड वाटरवेज एक्ट 2016 पास किया गया एक पूरे नए रूप में और शुरुआत हुई एक बहुत बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट जिसका नाम था इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का एम ये था कि इंडिया की सभी बड़ी रिवर्स को एक साथ लाया जाए। क्रीक्स, बैकवाटर्स, कैनाल्स सारी चीजें इंक्लूड थे। फ्रेट, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन दोनों चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड थे और यहाँ पर 111 नेशनल वाटरवेज बनाने का एम रखा गया, जिसके अंदर 138 रिवर्स, क्रीक्स और कैनाल्स है जो 24 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में से होके हुए गुजरेगी और टोटल लेंथ इसके निकल कर आएगी 20,276 किलोमीटर्स। नेशनल वाटरवेज उसी तरीके के आप कह सकते हो रूट्स है जिस तरीके से हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं और इन्हें रेगुलेट किया जाता है। अभी तक कई सारे नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किए गए हैं। कुछ स्पेसिफिक वाटरवेज के बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला है नेशनल वाटरवे नंबर 1 हल्दिया, जो प्रयागराज के पास में है। यहाँ से शुरू होता हुआ ये भागीरथी या हुगली तक जाता है। 1986 में ही इसे डिक्लेयर किया गया था, जिसकी टोटल लेंथ 1620 किलोमीटर है। कोलकाता, साहिबगंज, फरक्का, पटना इन जैसे एरियाज में से गुजरती हुई ये यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड के लोगों को फायदा दिलाता है, जहां पर हर साल 4 मिलियन टन ऑफ कार्गो शिप किया जाता है और 2023 तक नए प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये आंकड़ा 27 मिलियन टन ऑफ कार्गो तक पहुंचाने का प्लान रखा गया है। दूसरे वाटरवे की बात करें तो वो है नेशनल वाटरवे 2, जो है सादिया से धुबरी के बीच में, जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनेगा। यहाँ पे एनुअली 2 मिलियन टन ऑफ फ्रेट ट्रांसपोर्ट होता है और इसे भी एक्सटेंड किया जा रहा है। इसी तरीके से साउथ में कोलम कुजीकड़े एरिया के अंदर वेस्ट कैनाल और चंपाकरा कैनाल जो है इसे भी वाटरवेज के तौर पर डिक्लेयर किया गया है और इसका भी उपयोग जो है किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के अजय रिवर, महाराष्ट्र के अंबे रिवर, लद्दाख के अंदर हमारी सिंधु नदी, यमुना नदी, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के लिए ऐसे कई सारी नदियों को नेशनल वाटरवेज के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। अब ये प्रोजेक्ट वैसे इन टर्म्स ऑफ लार्ज स्केल तो सस्ता है, लेकिन फिर भी इसके लिए खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा है।
अब इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए वर्ल्ड बैंक से काफी हेल्प ले रही है और कई सारी बड़ी शिपिंग कंपनी जैसे कि मर्स्क लाइन जो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, पेप्सिको, IFF, CO फर्टिलाइजर्स, इनामी एग्रोटेक और इंडिया के कई सारे दूसरी बड़ी कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज से इन्होंने टाई अप किया है। बेसिकली यहाँ पर किया जा रहा है कि ये प्राइवेट कंपनीज अगर इन वाटरवेज का इस्तेमाल करना चाहती है, इनके अंदर अपनी जेटीज या फेरीज चलानी चाहती है, तो इन टर्मिनल्स के लिए उन्हें अपना कैपिटल देना पड़ेगा, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से सारा सहयोग दिया जाएगा, सिर्फ उन्हें NOC की जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उन्हें दिलाएगी। रोड या रेलवे के कंपैरिजन में इन कंपनीज को भी बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है वाटरवेज का इस्तेमाल करने के लिए, जिसके कारण ये भी काफी इंटरेस्टेड है। साथ साथ वाटरवेज के जरिए चीजों को ट्रांसपोर्ट करना काफी ज्यादा इको फ्रेंडली भी होता है। ना यहाँ पर रेल की पटरियां बिछाने की जरूरत होती है, ना रोड बनवाने की जरूरत होती है। साथ साथ रोड्स रेल्स पर बहुत ज्यादा मेंटेनेंस का भी खर्च आता है, जो कि रिवर्स कैनल्स के अंदर ना के बराबर होता है। सिंपली समझने की कोशिश करें तो इनलैंड वाटरवेज फ्रीट पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे मोड से ज्यादा केपेबल और सस्ते हैं। अब बात करें इसके होने वाले डिसएडवांटेजेस की। इनलैंड वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे पहले जो सामने बड़ी जरूरत निकल कर आती है वो है बड़े शिप्स को नेविगेट करने के लिए, जिसके लिए साल भर रिवर्स के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर होना जरूरी है, क्योंकि साउथ की कई ऐसे रिवर्स है जिनमें वाटर लेवल मानसून के अकॉर्डिंग घट जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर कई जगहों पर रिवर बेड के अंदर खुदाई करने की, जबकि कई जगहों पर डैम बनाकर फिजिकल इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा दो बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, नेविगेशन का डायरेक्शन डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, और इनके बेसिस पर फ्यूल्स के खत्म होने और नेविगेटर की स्पीड की। लेकिन इससे भी बड़ा जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज निकल कर आता है इस प्रोजेक्ट का, वो है एनवायरनमेंट को होने वाला नुकसान। इन टर्म्स ऑफ फ्यूल बर्निंग तो ये प्रोजेक्ट बहुत एफिशिएंट है, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें लाइव क्रीचर्स की, तो ये प्रोजेक्ट उनके लिए काफी नुकसानदेह है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मछलियों की आबादी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, और सबसे ज्यादा खतरा होता है बार्जेस के डूबने का। इनके डूबने की वजह से ना सिर्फ इनके अंदर रखे हुए फ्रेट का नुकसान होता है, बल्कि उनके अंदर जो कंटेंट हो सकते हैं वो रिवर्स को बहुत ज्यादा नुकसान दिला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए साल 2020 में वेस्ट बंगाल की हुगली रिवर में सुंदरबन के पास में ही फ्लाई ऐश कैरी करने वाले बार्जेस डूब गए थे और इनके अंदर भरा हुआ सामान पानी में फैल गया, जिसके कारण यहाँ के लाइफ स्टॉक को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये ज्यादातर जो रिवर ट्रांसपोर्टेशन होता है, इनके अंदर बल्क कार्गो होता है, कोयला, फर्टिलाइजर, सीमेंट और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स यहाँ पर ज्यादा ले जाया जाता है। लेकिन इन बार्जेस के डूबने की वजह से बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट का नुकसान हो सकता है और एक्वेटिक क्रीचर्स का नुकसान हो सकता है। इन कंक्लूजन अगर कहे तो इंडिया में फ्री ट्रांसपोर्टेशन को मजबूती देने के लिए इंडियन वाटरवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जहां हमने वीडियो में इसके एडवांटेजेस को देखा, इसके एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले नेगेटिव पार्ट को भी देखा। लेकिन फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर अभी भी काम बहुत तेजी से जारी है और 2023 तक इसे पूरा कर दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है।